प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सेशन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आपके द्वारा भेजा गया हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पेपर 2025-26 विषय गणित का, वो भी कक्षा 10 का है। और इस पेपर को आप लोगों ने इस उम्मीद के साथ हमारे पास भेजा है कि इसको सर पूरा हल करा दिया जाए। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर इस पेपर को पूरा का पूरा हल कराएंगे। और इसमें के जो भी कठिन क्वेश्चंस हैं उनको आप बहुत अच्छी ढंग से समझिएगा। पूरा का पूरा पेपर आप अपने कॉपी कलम साथ में रखते हुए इसको हल करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते हुए आप अपने यार दोस्तों को भी शामिल करते हुए आ जाइए साथ में। और आपको पहले क्वेश्चन का आंसर दे देना है। क्या है? 7429 के अभाज्य गुणनखंड कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं 17, 19, 23, 17, 29 और 23, 17, 19 और 21, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें देखिए अभाज्य गुणनखंड की बात करी है तो इसमें देखिए ये तो हो नहीं सकता क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 21 आ गया, ये तो भाज्य संख्या हो गई। ठीक है, और ये भी नहीं हो सकता है। तब तो आंसर एकदम क्लियर हो गया, या तो फिर ये होगा पहला वाला, है तो इनमें से कोई नहीं। तो बस पहले वाले का गुणा कर लीजिएगा। अब गुणा में जरा देखिएगा, यहाँ पे देखिए 9 सती 63 3 आएगा और 3 3 9, यानी कि लास्ट नंबर ये मिल गया। तो चांसेस ज़्यादा ज़्यादा है ऑप्शन नंबर ए के। लेकिन जब इसको आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर करना क्या था, बस आपको इनका गुणा करना है और गुणा करने के बाद ये 7429 आ जाएगा। इसलिए बोलेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। 26, 19, 17 का एचसीएफ बताइए कौन है। एचसीएफ का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको पूरी पूरी डिवाइड कर जाए। तो देखिए यहाँ पर बात करें 13 से 13 दूना 26 और कोई संख्या, कोई ऐसी संख्या नहीं बन पा रही ना। देखिए 17 में ऐसी कोई संख्या है, 17 तो अभाज्य संख्या, 19 भी अभाज्य है, केवल 26 संख्या भाज्य संख्या है। और भाज्य भाज्य है वही 13 दूना 26, 2 से कट रही है, 2 और 13। तो यहाँ पर 13 से देखिए एचसीएफ 13 नहीं होगा, बुझिए, क्योंकि 13 से केवल 26 से कट रहा है, 13 से 19 और 17 नहीं कट रहा है। इसलिए यहाँ पर इसका कोई भी एचसीएफ नहीं है इस कंडीशन में। यदि बात करें तो यहाँ पर देखेंगे एचसीएफ कितना होगा, 1 हो जाएगा। लेकिन एक यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है x + 1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट ये इक्वल है 2 ब्रैकेट में x - 3, ये क्या है। तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर लिख देना है, प्लस का 1 लिखना है, प्लस का 2x लिखना है, इज इक्वल टू 2x माइनस का 6 हो जाएगा। ये 2x तो कट गया। अब आपके पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 7 हो गया। अब आपसे पूछा गया है ये एक घाती है, द्विघाती, त्रिघाती और इनमें से कोई घात नहीं है। तो देखिए आपका आंसर तो आपके सामने लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर पावर कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के गुणनखंड कौन होंगे वो करना है। अब एक काम तो ये कर सकते हैं भैया, इसका हम गुणा कर लें, ठीक है, और गुणा करें तो देखो फिर मान डालें तो आंसर निकल जाएगा। दूसरा तरीका हम इसी के गुणनखंड कर लें और आंसर दिखा दें। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे देखिएगा, एक्स स्क्वायर लिख लिया, माइनस 3x है और माइनस 10 है। 10 के ऐसे दो गुणनखंड करिए जिनका अंतर 3 आ जाए। तो 5 दूनी 10, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर 5 लिख देंगे, माइनस 2 लिखेंगे, ब्रैकेट लगा के x लिखेंगे, प्लस का 10 लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 5x होगा, प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। अब x कॉमन ले लेंगे तो x - 5 एक ब्रैकेट में चला गया, और प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, x - 5 एक कॉमन चला गया, इज इक्वल टू 0 यहाँ डाल देंगे, ऐसे लिख देंगे यहाँ पे। तो x - 5 तो एक ब्रैकेट में आ गया और x + 2 एक ब्रैकेट में हो गया। तो x - 5 इज इक्वल टू 0, x का मान निकल गया 5, एक मान निकला, और x + 2 इज इक्वल टू 0, x का मान हो गया -2।
ठीक है। अब गुण यहाँ पर मान देख लीजिए कौन सा ये सही है। तो गुणनखंड बताया x माइनस 5, x माइनस 5 ये मिल गया, चलो ठीक है। x प्लस 2, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, x माइनस 5 और x प्लस 2। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाना है, समझ लीजिए, यानी तय है, इस तरह का कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ये लिखा है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल बताना है। तो क्या करना है आपको, a का मान दिया है, b का मान दिया, c का मान दिया, तो यहां लिखिएगा b² माइनस 4ac कितना होता है। b की जगह पर आप क्या लिखेंगे, -3 का स्क्वायर कर देंगे, -4 लिख देंगे, a का मान 2 लिख देंगे, और c का मान कितना लिखेंगे, ये 5 लिख देंगे। तो 3 का स्क्वायर, ये -3 का 9 हो जाएगा, और -40 हो गया। कैसे, 8 पंचे 40। अब घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 31, माइनस का 31 आ गया। और याद रखिएगा b² माइनस 4ac, ये मान यदि आ रहा है माइनस में तो मूल होते हैं काल्पनिक, और b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है तो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। तो यहाँ पर 0 तो आ ही नहीं रहा, तो इस तरह से यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 काल्पनिक। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज की भुजाएं 7, 24 और 25 हैं, तो त्रिभुज वो कैसा होगा। तो देखो यहाँ पर 7, 24, 25, तो वैसे तो ये विषम बाहु त्रिभुज है, लेकिन यहाँ पर ये आपसे समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ये त्रिभुज की बात करी है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले समकोण का जो है खत्म करते हैं, समकोण है कि नहीं, फिर आगे दिमाग लगाएंगे। 7 का पहले बड़ी संख्या कौन है, 25 है, 25 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 625 ये लिख दिया साइड में। फिर दूसरी संख्या कौन, दूसरी भुजा कौन है, छोटी वाली, उससे 24 है, तो 24 का स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर होता है 576, ये लिख लीजिएगा, 25 का स्क्वायर ये बन गया। फिर ये 7 का स्क्वायर लिख लीजिएगा, ये आएगा 49, 49, यानी कि 9, 6, 15, 7, 4, 11, 12 और 5, 1, 6, 625 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या बन गया, बड़ी संख्या का वर्ग यानी बड़ी भुजा का वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के हो गया बराबर, ये 49 है, 49 है। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसका राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए, समकोण। अगला नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 7, बिंदुओं 5, 0 और -12 और 0 के बीच की दूरी कितनी होगी आपको बताना है। तो क्या करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला बनता है आपका ये √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो आप लिखेंगे 5 + 12 का स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस 0 तो कैंसिल हो जाएगा। 12, 5, 17, 17 का स्क्वायर करेंगे 7, और आंसर आपका मिल जाएगा 17। 12, 5, 17 स्क्वायर कर लेंगे तो 17 ही आ जाएगा। तो ये हम ऐसे लिख सकते थे, 17 ये हो गया, और स्क्वायर है, ऊपर रूट है, तो ये रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हट जाएगा, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है, बस आंसर ही लिखना बाकी है। sin 90 का मान कितना होता है, sin 90 का मान बेटा 1 होता है, सबको पता है, आप लोगों के आंसर भी मिल जाएंगे। कितना है, sin 90 का मान 1 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर देखिए क्या लिखा है, 2x² + 1 = 33, तो x का मान बता। तो मैंने यहां पर लिख लिया है 2x² + 1 - = 33। पक्षांतर करिएगा इधर से, x² हो जाएगा, ये 33 में से 1 माइनस करिएगा, इधर पक्षांतर करेंगे माइनस का हो जाएगा, तो 2x² ये बन गया, ये हो गया 32, भाग कर दीजिए कितना हो जाएगा 16, तो x² का मान निकल गया 16, और 16 का मतलब हुआ x = +-4, और आंसर मिला ये कौन सा है। तो देखिए +4 -4 दोनों लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर ऑप्शन दिया था +-4, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा +-4। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर ये बताया है,
9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान कितना होगा। देखो इसमें क्या करिए, आप 9 ले लीजिए कॉमन, और 9 कॉमन लेने के बाद लिख लीजिएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और ये होता है सूत्र सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, दिस इज 1, तो ये कितना आ जाएगा 9 इंटू 1, कितना आंसर आएगा 9 आंसर आएगा। फिर से देख लीजिएगा, 9 मैंने दोनों में कॉमन ले लिया तो कितना बचा 9 कॉमन हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 होता है, इसलिए आंसर हमारा कितना आएगा 9। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। x प्लस वाई इक्वल 4 दिया हुआ है, x का मान 1 दिया है, तो y का मान कितना होगा वो आपको बताना है। तो देखो x प्लस वाई का मान है 4, x की जगह पर 1 लिख दीजिएगा तो 1 प्लस वाई हो गया ये 4, तो y बराबर 4 में से 1 घटा दीजिएगा, y का मान कितना निकला 3 निकल गया, और करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के मूलों का योग क्या होगा। तो मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए, तो बी की जगह पर यहाँ पर बी है और ए की जगह पर ए है, तो माइनस बी अपान ए, जरा ऑप्शन चेक करिएगा कौन सा है, माइनस बी अपान ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए तो क्वेश्चन 13 तो बहुत ही आसान है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 90 गलत हो गया 180 होता है, क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ बता बेटा कितना होता 180 आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अगला सवाल देखिए क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। अब यहाँ पर ये तो बता नहीं कौन सा त्रिभुज है, लेकिन एक ही कोई सही होगा, कौन सा है, यहाँ पर दिखा है आधार गुणे लंब, गलत हो गया, 1/2 आधार गुणे लंब, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। देखिए यहाँ पर यदि आप देखें तो ये दोनों चीजें एक ही लिखी हैं, 1/2 आधार गुणे लंब, यहां पर क्या कर लेते हैं थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूं, ऐसे कुछ लिख देता हूं, ठीक है, तो हमारा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा 1/2 आधार गुणे लंब, या वैसे आप कहना चाहें तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें दोनों में से एक को गलत करना था, चाहे इसको आप गलत करिएगा चाहे इसको गलत करिएगा, बस थोड़ा सा इसमें चेंज नहीं करिएगा। अगला देखो क्या दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है कॉट ए इक्वल, यहां पर बराबर नहीं है इक्वल है, कॉट ए इक्वल 3/4 है, तो सेक ए का मान बताइए। तो कॉट होता है tan होता है लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब कितना है 3/4, क्योंकि कॉट tan का उल्टा होता है, tan होता है लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब हो गया। अब कर्ण की बात करें तो कर्ण यहां पर हो जाएगा कितना 5, कहां से आया सबको पता चल गया, कर्ण निकालने के लिए आधार और लंब का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, दोनों को जोड़ेंगे 25, वर्गमूल निकालेंगे 5, तो हमने यहां लिख लिया। अब सेक निकालना है, सेक क्या होता है कास का उल्टा होता है, कास होता है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण मतलब 5/3, तो जरा चेक करिएगा 5 इसमें आ रहा है 5 इसमें आ रहा है, तो बस यही हमारा सवाल हो गया कौन सा सही 5/3, करेक्ट आंसर होगा 5/3 कर्ण बटे आधार। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या बताइए। तो √25 ये परिमेय संख्या, 81 भी अंडर रूट में ये है, और यहां पर भी ये भी आपकी परिमेय संख्या को अंश बटे हर में लिखा जा सकता है, लेकिन यहां पर जो ये मान निकला है 5 + √2 अपरिमेय संख्या है, इसके साथ में 5 जुड़ जाएगा, चाहे 3 जोड़िए चाहे कुछ भी जोड़िए आप, अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो मान वो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगी, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। शून्यांकों का योगफल कितना हो जाएगा। तो शून्यांकों का योगफल मैं यहां पर लिखता हूं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, -b/a -5/3। जरा देखिएगा आंसर कौन सा सही है, ये सही है। शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, b हो गया माइनस का 5, ये b का मान है 5 और a का मान कितना आ गया 3, a का मान 3 हो गया -b/a, तो कितना आएगा -5/3। चलिए आगे बढ़ते हैं, सार्वंतर बताना है। तो सार्वंतर निकालना है, समांतर श्रेणी में सार्वंतर कैसे निकालते हैं,
ये समांतर श्रेणी दे रखी 4, 9, 14, आगे बढ़ाते चले गए और लास्ट में कहा 254। सार्वंतर बताइए, तो सार्वंतर निकालने के लिए अगले पद से पिछला वाला पद माइनस करेंगे। तो 9 में से आप 4 घटा दीजिए, कितना आएगा 5। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला नंबर देखिए क्या है, √10 और √15 का मान कितना होगा। तो अब इसको एक साथ लिख लो बेटा। इसको एक साथ लिखने का मतलब हो गया, ये लिखा मैंने, या ऑप्शन से चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये 10 है और 15 गुणा करेंगे तो 150 हो जाएगा। अब 150 कैसे आएगा, यदि इसको आप देखें तो 36 पंचे ये हो जाएगा ज्यादा, 150 यानी 180 हो जाएगा। यहां पर 25 अंदर ले जाएंगे, 25 हो जाएगा और 6 25 6 का गुणा हो जाएगा 150। तो ऐसे देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 था ये। लेकिन फिर भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 10 × 15। अब क्या करें, यहां पर देखो 5 × 2 और 5 × 3। अब इस 5 को निकाल लो बाहर और अंदर कितना बचा, 2 और 3 कितना बचा, 6। ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या बताइए। तो देखिए ध्यान दीजिए बेटा, अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो अंडर के अंदर कोई नंबर लिखा हो, पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, वही अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो देखिए इसका वर्गमूल निकल गया, इसका भी निकल जाएगा। ये तो लिखा है 181, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये संख्या हो गई आपकी कौन सी, √8। अब ये 4729 के अभाज्य गुणनखंड करिए। इस सवाल को हम नहीं बताएंगे क्योंकि यहां पर जो पहला क्वेश्चन आपका दिया था वो वही सवाल तो है। ये देखिए 7429 से को अभाज्य गुणनखंड करने थे, तो आप इसी के अकॉर्डिंग इसको गुणनखंड कर लेंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए अब आ जाते फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा इनको हल करना है। तो क्या है यहां पर देखिए, यहां पर लिखिए, देखिए x ये हो जाएगा x + 1 = 14 लिखा हुआ है। तो x = 14 में से 1 माइनस कर दीजिएगा, तो x = 13 आ गया। अब यही 13 मान आप यहां फिल कर दीजिएगा, कितना होगा 13 - y और प्लस का 4, -y 4 - 13 हो गया। तो -y ये होगा माइनस का 9, कैंसिल हो गया और कितना आंसर आ गया 9 हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर आया 9। x और y दोनों मान निकल गए। आगे बढ़ते क्या है, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो ये द्विघात समीकरण बिल्कुल साफ साफ है। पावर कितनी देखिए, यहाँ पर पावर यहाँ पर 2 है, द्विघात समीकरण है बिल्कुल। कि मूल ज्ञात कीजिए, तो बस आ जाइए यहाँ पे। इसको लिखने के लिए क्या है, क्या 2x² लिख लीजिएगा, प्लस का x लिखिएगा, प्लस x -6। अब 6 दूनी कितना होता है 12। 12 के ऐसे 2 गुणनखंड करिए जिनका अंतर 1 आ जाए, तो 4 × 3 = 12 होता है, 4 में से 3 निकल जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बस हो गया काम। 2x² प्लस का 4 और -3, ब्रैकेट बंद करके यहाँ x -6 हो गया, ब्रैकेट खोल दीजिएगा, तो कितना बनेगा 2x² प्लस 4x -3x -6 कॉमन ले लीजिएगा, तो 2x कॉमन ले लीजिएगा, तो x + 2 कॉमन हो गया, माइनस का 3 कॉमन ले लीजिएगा, तो x + 2 हो जाएगा। अब x + 2 दोनों में कॉमन चला गया, ठीक है, और 2x - 3 ये बन गया। अब मूल निकालने थे, मान निकालना था, एक मान आपका निकल जाएगा x + 2 = 0, यानी x = -2। दूसरा निकल जाएगा 2x - 3 = 0, तो 2x = 3, तो x = 3/2। और राइट आंसर आपका यहां से ही निकल जाएगा। ये x का मान -2 निकल गया, x का मान -3/2 निकल गया। अगला क्वेश्चन यहां पर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिंदुओं -2, -2, 3, 7 के बीच की दूरी बताइए। तो यहां पर क्या करते हैं, देखो बेटा, इसको हम x1 मानते हैं, y1 मानते हैं, x2 मानते हैं, y2 मानते हैं। ये फार्मूला होता है D = √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -
y2 का होल लाइफ स्क्वायर। बस इसमें आपको मान डालना है और आंसर निकालना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए लगाइए भाई अपने आप। अगला क्वेश्चन आता है सेकंड नंबर में, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है, तो एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य कितना है वो आपको बताना है। तो क्या करिए यहां पर, ये मान लीजिए कि माना एक कलम का मूल्य है x, एक कलम का मूल्य x और एक पेंसिल का मूल्य y। अब शर्त बताओ, 5 पेंसिल है ना और कलम कितने हैं 7, तो आप यहां पर लिखेंगे 7x प्लस 5y बराबर हो गया 50, समीकरण नंबर 1। फिर है 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल और 5 कलम, तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 46 यानी कि 46। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब देखिए ऊपर देखिए 7x लिखा है, 5y लिखा है, 5x प्लस 7y लिखा हुआ है। अब क्या करना है यहाँ पर, ये देखिए आपको समीकरण 1 को गुणा कर दीजिए 5 से और समीकरण 2 को गुणा कर दीजिए 7 से। अब यहाँ पर 5 7 35 हो जाएगा और 7 5 35 हो जाएगा, यानी x के गुणांक बराबर हो जाएंगे। चिन्ह समान है, घटाने पर आप इसको हल करके आगे आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, अगला नंबर क्या कर रहे हैं, 3 cot a बराबर 4, तो sec a का मान बताइए। तो देखो यहां पर cot a का मान निकल जाएगा 4/3, cot a का मान होगा कितना बेटा 4/3 ही हो जाएगा। sec a निकालना है, अभी तो सवाल आया था उसी से लगा लीजिएगा। यहां पर cot का मान पता है, cot tan का उल्टा होता है लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, तो कर्ण 5 हो जाएगा, 5 बटे आपका 3 आंसर निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। तो दो संख्याओं का नहीं दर्शाइए कि -5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आपको हल करना है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी संख्याएं बताओ। तो दो संख्याओं का अंतर क्या है 26 है, तो एक संख्या आप x मान लीजिएगा, दूसरी y मानिएगा, अंतर कितना करेगा 26 लिख दीजिएगा। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो एक संख्या ये लिखिएगा और दूसरी संख्या कितना कर दीजिए 3 गुना कर दीजिएगा, बस मान डालेगा, यहाँ पर सीधा आप आंसर पता कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, बहुत आसान सा सवाल है। ये लिखा हुआ है cos a प्लस b का मान √3/2 दिया हुआ है, तो cos a प्लस b √3/2, cos 30 का मान होता है √3/2, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा cos a प्लस b इज इक्वल टू आएगा √3/2 ने cos 30 का √3/2 होता, तो a प्लस b का मान हो गया कितना 30, एक समीकरण 1 हो गई। और ये लिखा है कितना a माइनस b का मान कितना है √3/2, तो साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो हो जाएगा a माइनस b इक्वल 60 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा सवाल एक गड़बड़ लग रहा है, वो ये क्या है a प्लस b का मान 30 आ रहा है और a माइनस b का मान 60 आ रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, फिर अब या तो सवाल को सही करें या फिर इसी तरह से लगा लें। ठीक है, क्यों, क्योंकि cos 0 का मान होता है 1, cos 30 का मान होता है √3/2, cos 45 का मान होता है 1/2, cos 60 का मान 1/2 होता है, cos 90 का मान होता है 0, साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान होता है 1/2, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है, तो इस तरह से इसमें दिक्कत है। हाँ, यदि ऐसा कुछ हो जाता है यहाँ पे, यहाँ माइनस हो जाता है यहाँ प्लस हो जाता, तो हमारा सवाल थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, इसको कर लेंगे। तो आप चाहे a प्लस बी करके लगा लीजिए, जैसा मैंने सही किया उससे लगाइएगा, और चाहे आप इसी तरह से लगाइए, वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़िएगा। द्विघात समीकरण में विविक्तकरण क्या है, तो इस पर आपको क्या करना है, a का मान आपको मालूम है, a का मान ये हो गया, b का मान ये हो गया और c का मान ये हो गया। विविक्तकरण निकालने के लिए b² - 4ac करना है, कितना मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला बढ़ते हैं। एक मीनार भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है और भूमि
पर मीनार के आधार से 15 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई बताइए। बहुत आसान सवाल है। देखिए क्या कह रहे हैं इन्होंने, कहा ये कोई मीनार है और एक मीनार भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई ऐसे है, इसका नाम ए बी डाल दीजिए बेटा। और इसके आधार से कितने मीटर दूरी पर, 15 मीटर दूरी पर ये कोई बिंदु हो गया, सी बिंदु हो गया। यहां से यहां तक की दूरी कितनी लिख देंगे, 15 यानी कि 15 मीटर लिख देंगे। अब कह रहे हैं उन्नयन कोण कितना अंश है, 60 अंश है। ये वाला कोण 60 अंश बता दिए हैं। हाइट आपसे पूछ ली गई है, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, tan 60, लंब कितना हो जाएगा h, और आधार कितना हो जाएगा 15। tan 60 का मान कितना होता है, √3, और ये हो जाएगा h/15। क्रॉस गुणा कर लेते हैं तो h का मान आएगा 15√3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब √3 का मान लिखना चाहे तो 1.732 लिख सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत यहां लिखने की नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। सेक ए कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए को सिद्ध करना 1/tan a + cot a में। तो यहां पर क्या करना है, इस सवाल को हम लेफ्ट साइड से भी लगा सकते हैं और राइट साइड से भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ऐसा कर लीजिए, सबसे पहले यहां पर कोसेक को क्या लिखिएगा, 1/sin a, यह आ जाएगा, और माइनस साइन ए यहां लिख लीजिएगा। यही हाल आगे कर लीजिएगा, 1/cos a माइनस cos a कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका बनेगा 1 हाँ, तो ये आएगा 1/sin a माइनस sin a, और इधर लिख लीजिएंगे 1/cos a माइनस cos a, ठीक है। आगे इसको हल करिएगा और फिर आपका आंसर मिल जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, 4x + 3y - 3 और 8x - 9y = 1 को हल करना है। तो देखो यहां पर 4x लिखा है, देखो लिखते हैं पे 4x लिख लीजिएगा, प्लस 3y करिएगा और बराबर -3 हो जाएगा। 8x लिखिए, अब 8x लिखना है तो एक काम कर लीजिए यहीं पे ही, देखो यहां कितना लिखा, 3 लिखा है, यहां पर 9 लिखा है। यदि समीकरणों को यहाँ पर हम 3 से भी गुणा कर लेते हैं तो 3 × 9 बैलेंस हो जाएगा, मतलब गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो मैंने यहां पर लिख दिया 4 × 12x - 9x से प्लस का हो जाएगा और माइनस का 9 आ जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा, 3 से मैंने गुणा किया, 4 × 12x हो गया, प्लस का 9x हो गया, और 3 × 9 माइनस का 9 हो गया। अब इसके नीचे लिख लीजिएगा 8x माइनस का 9x और इक्वल 1। अब दीजिए जोड़ दे, कट गया। यहां पर कितना आया, 12 8 20, 20x बराबर हो गया 10, 10 दूना 20, x बराबर निकल गया 1/2। अब 1/2 आप मान डाल देंगे, यहां पर निकाल लेंगे आंसर आप y का। फिर दिखाना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के सवालों को आपको जरूर लगाना है, ये समझ लिए कि बोर्ड परीक्षा में आउट प्रश्न है। √3, √5, √2, 5 + √2, ये सब संख्याएं अपरिमेय सिद्ध कैसे की जाती हैं प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। इनको जरूर तैयार करिएगा, हर हालत में ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन यहां पर दिया है, किसी समांतर श्रेणी में तीसरे और सातवें पदों का योगफल, तीसरे और सातवें पदों का योगफल कितना है, 6 है, और उनका गुणनफल 8 है। तो समांतर श्रेणी के 16 पदों का योगफल कितना होगा वो आपको बताना है। तो प्रथम पद आप ए मान लीजिएगा, प्रथम पद को मानिए ए, और सार्वंतर मान लीजिए डी। सार्वंतर कितना माने डी। तो तीसरा और सातवां पद, तो तीसरा पद हो जाएगा a + 2d, ठीक है, और सातवां पद a + 6d, इनका जोड़ कितना होगा 6। समझिएगा फार्मूला मैंने यहां पर लगाया, tn = a + n - 1 × d। देखिए जितने नंबर का पद उसमें से घटा दीजिएगा, सार्वंतर से गुणा करिएगा, a उसमें ऐड कर दीजिएगा, वही नंबर आपको मालूम हो जाएगा। तो तीसरा पद निकालना था तो आपने 2d कर लिया, a इसमें ऐड कर लिया,
सातवां पद निकालना था, 60 प्लस ए कर लिया। अब यहां देखो यहां पर कितना आया, ये आ गया 2a प्लस 8d बराबर हो गया 6। भाग करना चाहे कर दीजिएगा, तो a प्लस 4d इज इक्वल टू 3, समीकरण नंबर बन गई 1। उनका गुणनफल कितना है, 8 है, तो आप यहां पर लिखेंगे a प्लस 2d और a प्लस 6d, ये हो गया। इनका गुणनफल कितना है, 8 है। ये अब इसमें क्या करना है, आपको a का मान निकाल लेना है 3 माइनस 4d। a की जगह पर a 3 माइनस 4d लिख करेंगे, हल करेंगे, मान आपका 1 निकलेगा, फिर आप दूसरा मान निकाल लेंगे यहां से। अब आता है यहां पर अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ये है 8,4, 5,7 और 1,-1,1 सम कोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो क्या करिए, यहां पर एक ट्रायंगल बना लीजिए, जैसे यही ये वाला ट्रायंगल मैंने बना लिया, नाम दे दिया इसका ए, बी और सी। निर्देशांक लिख लीजिए 8,4, 5,7 और -1,1, ये निर्देशांक लिख लीजिए। अब तीन जो हैं अलग अलग दूरियां पता कर लीजिएगा, तो आप इस वाले फार्मूले से, किस वाले से, d इज इक्वल टू √x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब इससे आप क्या करेंगे, इससे जो है AB पता करेंगे इस वाले सूत्र से, फिर BC पता करेंगे, फिर AC पता करेंगे। क्या बोल रहे हैं, ये जो D वाला सूत्र लिखा है, इससे AB, BC और CA तीनों पता करेंगे। फिर जब तीनों भुजाएं आपको मालूम हो जाएं, तो क्या करेंगे, बड़ी भुजा का वर्ग कर देंगे और शेष दोनों भुजाओं का वर्ग करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, ये वाला जोड़ बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाएगा, तो बोलेंगे कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हो गए। अब क्या कहा गया, चतुर्भुज के शीर्ष जो है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, चारों शीर्ष दिए हुए हैं। तो बस क्या करना है, यहां पे मैं कोई चतुर्भुज बना लेता हूं। देखो ये चतुर्भुज बना लिया, -4,2 माइनस का, फिर है -3, -5, 3, -2 और 2, 3, कुछ ऐसे बनाया। अभी तक चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, हम यहां से एक विकर्ण मिला लेते हैं, ऐसे मिला लिया विकर्ण। अब बताइए, एक भाग तो ये त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज तो ये बन गया, दो त्रिभुज बन गए। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला आपको पहले बताया, नहीं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला मालूम है, उस वाले फार्मूले से पहले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, नहीं पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे, निकल जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र ये आपके लिए छोड़ते हैं हम, ये हो गया HW, जिसमें निर्देशांक दिए हों और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 y1 माइनस y2 प्लस y2 माइनस y3 प्लस y1 माइनस y3। इस तरह से फार्मूला बनता है, उसको आप लिख लीजिएगा। फिलहाल चाहे हम, चलिए ये ऐसे कुछ होता है, अब ज्यादा हम नहीं बताएंगे क्योंकि आपको मैंने HW दे रखा है, इसलिए हम ज्यादा इसको नहीं बताएंगे। ठीक है, x और y माइनस y। ठीक है, इस तरह से आपको यहां पर लिखना है, आगे क्या होगा वो आप जाने, बस यही था HW आज का। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के और फिर आपको दोनों को ऐड कर देना है और यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये था आज का सेशन, जिसमें हमने आपके द्वारा भेजे गए पेपर को ज्यादा से ज्यादा करा दिया है, वो भी मात्र 35 मिनट में। अब आपका काम बाकी बचा है कि इसको ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, अपने यार दोस्तों को जरूर बताइएगा। जो पेपर मैंने भेजा था वो उसको बता दिया गया है, आप लोग भी पढ़िए और अपने यार दोस्तों को भी पढ़ाइए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फिर जय हिंद।